हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। और देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि हम लोग क्या है, ये जो है आपका लूसेंट यानी कि जो आपका जनरल नॉलेज की जो लूसेंट है उसको करवाएंगे। तो गाइस ये देखिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी यूपीएससी या जितने भी पीसीएस एग्जाम है उसके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम हिस्ट्री से एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और क्या है मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और गाइज अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो लूसेंट है वो अच्छी तरह से करवाऊंगी, मतलब कि एक्सप्लेन करते हुए भी और थोड़ा फास्ट। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो भी जाए। चलिए गाइस, फिर ना अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, जिसने लूसेंट कभी नहीं देखी उसके लिए है। तो हम यहाँ पे क्या है गाइस, पहले विषय सूची देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो देखिए इतिहास है, इतिहास में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है। तो यानी कि एंशंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, राइट। उसके बाद भूगोल है, भूगोल में आपका होता है वर्ल्ड जियोग्राफी, भूगोल मतलब जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी होता है। और उसके बाद एक होता है आपका भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। देन भारतीय संविधान की बात करेंगे। उसके बाद है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की, रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी हो गया, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद विविध है, विविध के बाद हम लोग जैसे विविध में क्या क्या है चलिए जब आएगा तब देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक खेल कूद भी है और कंप्यूटर भी है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये कंप्यूटर भी 2-3 पेज में ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बुक जो है स्टार्ट हो रहा है। हमारा सब्जेक्ट मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी हम क्या करेंगे गाइस, प्राचीन भारत करेंगे। और प्राचीन भारत में भी जो पहला पार्ट है इसका यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल हम पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी करवा देंगे। तो आप लोग बहुत टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो उत्तर है भारत की, अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ समुद्र तक फैला हुआ जो ये उपमहाद्वीप है, भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। ठीक है गाइस, तो उपमहाद्वीप है, इसे क्या बोला है, भारतवर्ष नाम से मतलब हम जानते हैं। अच्छा, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया। ठीक है, तो यहाँ के निवासियों को क्या बोल दिया, भारतीय यानी कि भारत की संतान। अच्छा, भरत एक क्या है, प्राचीन कबीले का नाम है। क्या है, प्राचीन कबीले का नाम है। अच्छा, तो प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या, जम्बू, जो प्राचीन भारतीय थे मतलब पुराने भारतीय लोग थे, बहुत ही पुराने, तो ये क्या बोलते थे अपने देश को, जम्बू द्वीप। मतलब इसका क्या मतलब है, जामुन यानी कि जम्बू, जम्बू वृक्ष का द्वीप को बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, हम अगर बात करें ईरानियों की तो वो क्या है ना, भारत मतलब सिंधु नदी के नाम से इसे जोड़ते थे। ठीक है, तो सिंधु में देखिएगा सा होता है ना, लेकिन वो लोग ना सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। इस वजह से ये क्या हो गया, हिंदू हो गया, सिंधु की जगह हो गया हिंदू, राइट। तो यही नाम फिर से जो है पश्चिम में फैल गया। मतलब ये नाम कहाँ फैल गया, हिंदू वाला, हिंदू पश्चिम में, और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाने लगा। अच्छा, यूनानी की बात करें तो यूनानी जो है क्या बोलते थे, इंडे, इंडे बोलते थे, इंडे। और जो अरब के लोग थे वो हिंद बोलते थे, राइट। अब मध्यकाल में जब आते हैं तो क्या आ जाता है, हिंदुस्तान आ जाता है। अच्छा, ये शब्द भी जो है फारसी शब्द यानी कि हिंदू से बना हुआ है। देखिए अरब वाले हिंद, ठीक है, इससे ही बना हिंदू। ठीक है, और मध्यकाल में अधिकतर आप देखेंगे वो ये क्या था गाइस, सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोला गया। अच्छा, यहाँ पे जो यूनानी है, यूनानी इंदे बोलते थे। ठीक है, इसी आधार पे क्या होता है, अंग्रेज इसे क्या बोलने लगे, इंडिया बोलने लगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब आप भारत बनाते हैं तो भारत में बीच में आती है विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, अब जो ये भारत में बीच में जो विंध्य पर्वतमाला आती है वो इसे उत्तर और दक्षिण भाग में क्या है, 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है। अच्छा, उत्तर में जो किस भाषा हम बताएं, तो उत्तर में क्या होता है, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोली जाती है। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, भारत की जो जनसंख्या है। अच्छा, किन किन नस्ल के मिश्रण से हुआ, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। देखिए इस इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हो गया आपका, पोलियो मेडिटेरेनियन
ये है काकेशाइड हो गया, निग्रोइड हो गया और मंगोलाइड हो गया। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट 5 है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, यहाँ के लिए नहीं याद रखने पड़ेंगे तो जियोग्राफी के लिए आपको ये याद रखने पड़ जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा। अच्छा, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा से क्या है, भारतीय इतिहास को क्या है 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, मतलब हमें अगर अपने इतिहास का अध्ययन करना है 3 भागों में कर लेंगे, आसानी इसी में रहेगी, ठीक है। कौन कौन सा भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ठीक है। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया हो गया, मेडिवल इंडिया हो गया और आपका मॉडर्न इंडिया हो गया। अच्छा, अब हम बात करें कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो वो बंदा कौन था, तो क्या थे, एक जर्मनी के इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस, राइट। तो ये इनका नाम था और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्राचीन भारत से, जो सबसे पहला पार्ट है। तो प्राचीन भारत में भी हम बात करेंगे, जो प्राचीन भारत के इतिहास है ना उसका स्रोत क्या है। तो गाइस अगर आपको प्राचीन भारत के बारे में जानना है ना, तो हमारे पास 4 स्रोत हैं, मतलब 4 सोर्सेज हैं। एक हो गया धर्म ग्रंथ, आप जान सकते हैं जैसे महाभारत, ये हो गया रामायण, इन सब से आपको थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी। फिर ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, फिर विदेशों का विवरण होता है, यानी कि जो विदेशी लोग ना भारत में घूमने यात्रा करने आए होंगे तो उन्होंने कुछ बुक लिख दिया, उनका कुछ लिखा हुआ हमें मिल गया डॉक्यूमेंट, उससे। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हो गए, जैसे हमने खुदाई वुदाई करी, कुछ नगर मिल गए, हमें कुछ सामान मिल गया, तो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। मतलब अब हम किससे जानेंगे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिली है। देखिए अगर हम कहें कि जो भारत का सबसे प्राचीन मतलब सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद। अच्छा, इसका संकलन किसने किया, मतलब लिखा किसने, तो यह है महर्षि ऋषि द्वैपायन वेदव्यास। तो शॉर्ट में तो हम लोग जानते हैं वेदव्यास, राइट। तो इन्होंने लिखा है, संकलन करता है ये, ठीक है। अच्छा, वेदों का जो उपदेश है वो क्या है, उपदेश है वसुदेव कुटुंबकम, क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। अच्छा, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या नित्य बोला है, अपौरुषेय बोला है, ठीक है। अच्छा, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, इन चारों वेदों को हम बोलते हैं संहिता, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद की हम बात करेंगे, तो देखो क्या होता है, ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं बस, ठीक है। अच्छा, तो वेदों की जो ऋचा, इन ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होत्र, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा। अच्छा, विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, हमने कहा ऋग्वेद में कितने मंडल है गाइस, तो ऋग्वेद में है 10 मंडल। तो हम 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए जो 3रा मंडल है ना, अच्छा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का 3रा मंडल। अच्छा, ये किसको समर्पित है, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, मतलब जो 3रा मंडल है ना उसमें गायत्री मंत्र है जो किसको, सूर्यदेव यानी कि सावित्री को समर्पित है। एक चीज़ हो गई। हमने कहा दूसरा है नवम मंडल, तो नवम मंडल में किसका उल्लेख आता है, सोम का उल्लेख आता है। आगे बढ़ते हैं। 8वें तो ये खिल आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है, 8वें मंडल में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है चतुस्य वर्ण समाज, यानी कि जो 4 वर्ण होते हैं, राइट, उसकी बात करेंगे। तो उसकी कल्पना का आदि स्रोत क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है आपका, पुरुष सूक्त में है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त है उसमें हमें किसकी कल्पना मिलती है, जो 4 वर्णों वाले समाज की, राइट। तो जिसके अनुसार क्या है, 4 वर्ण कौन कौन से है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। अच्छा, ये जो है ना, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये इनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा है, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हो रही है, ब्रह्मा की मुख से हो रही है, ठीक है। क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ब्रह्मा की भुजाओं से हो रही है, ठीक है। तो वैश्य की उत्पत्ति कहते हो ब्रह्मा की जांघें जो होती है ना, थाइस, उससे हो रही है। और शूद्र की उत्पत्ति इनकी चरणों से हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस अगर आपको सीरियसली अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब इसमें लिखा है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो मतलब ऋग्वेद में बहुत जगह क्या लिखा है, अघन्य शब्द का मतलब है गाय, राइट, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और अब जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक आपका लिखा है बीसी और एडी की बात कही है, जो हम टाइम पीरियड लिखते हैं ना बीसी एडी में, उसकी, यानी कि ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है। अब देखिए क्या वर्तमान में प्रचलित जो कैलेंडर है उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ये क्या है, ईसाई धर्मगुरु यानी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है। तो
अच्छा, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम होता था, मतलब सपोज़ इस यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, इससे इधर वाले जो टाइम होते थे वो हम लिख देते थे बीसी में, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। और जो ठीक है, अच्छा ये उल्टा लिखा जाता था, मतलब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं। सपोज़ यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इनका जन्म यहाँ होगा, थोड़े समय बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज़ कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हम जन्म यहाँ, मृत्यु यहाँ, तो यहाँ गाइस उल्टा चल रहा है। वैसे क्या होता, 483 पहले आता और उसके बाद 563 बाद में आता, ठीक है। बट ऐसा नहीं चल रहा है, यहाँ उल्टा चल रहा है, राइट। तो देखिए ये लिखा है, तो ईसा पूर्व के वर्षों में क्या होता है कि गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म फिर 563 बीसी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 483 बीसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म से जो है 563 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ है, किसका, महात्मा बुद्ध का, और 483 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, राइट। अब ईसा मसीह की जन्म तिथि से अगर बात करें, जब उनका जन्म हुआ है ईसा मसीह का, उसके बाद का जो टाइम है, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ जो सन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। और संक्षेप में हम इस मतलब शॉर्ट में हम इसे ई लिख देते हैं, ऐसे करके ई हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ई को लैटिन भाषा में हम बोलते हैं एडी में लिखा जाता है, ठीक है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होगा जीसस क्राइस्ट। तो इसके बाद गाइस ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए आपके पास कितनी रचनाएं हैं, मतलब ऋचाओं की रचना की गई है, तो 250, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि के लिए 200, मतलब फर्स्ट नंबर पे आते हैं इंद्र और सेकंड नंबर पे आते हैं अग्नि। अच्छा, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य, प्राचीन इतिहास के साधन में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका सेकंड नंबर पे क्या आता है, शतपथ ब्राह्मण आता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने वेद थे गाइस, एक तो ऋग्वेद था, फिर दूसरा वाला हमारा था यजुर्वेद। अब हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद हो गया, ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो देखिए यहाँ पे है यजुर्वेद, ठीक है। इसमें लिखा है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। यानी कि यजुर्वेद में आप क्या करें, मंत्रों बलि के समय जो अनुपालन के लिए जो नियम है उनका जो संकलन है वो आपको कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। और इसके जो पाठ करता है, मतलब मतलब जैसे इनके जो आप कह सकते हैं पंडित है जो इन सबको पढ़ते हैं, तो उनको बोलते हैं अधर्वयु, ठीक है। तो फिर लिखा है कि जो ऋग्वेद में जो है यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। मतलब आप ये ऋग्वेद को किससे कनेक्ट करके चलिए ना गाइस, मंत्र, बलि के समय जो नियम है, और फिर यज्ञों से, इससे आप रिलेट करके चलिए ऋग्वेद को, ठीक है। तो इसमें क्या है, बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है, क्या, बलिदान विधि का। और ये एक ऐसा वेद है जहाँ पे गद और पद दोनों में है। मतलब गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेद है ना आपको गद पद दोनों में मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए सामवेद पे आ जाते हैं। तो साम का आर्थिक अर्थ होता है गान, मतलब गाने से रिलेटेड हो गया, राइट। तो अब क्या होता है, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञों के अवसर पर यज्ञ हो रहे होते हैं ना, तो उस अवसर पर गाए जाने वाली जो ऋचा यानी कि मंत्र होता है, तो उसका संकलन है आपका सामवेद में, ठीक है। यज्ञों में जो ऋचाएँ गाई जाती हैं उसका संकलन, तो इसमें जो है अब इसे गाने वाला कौन है, उसको बोलते हैं उद्रात्र, ठीक है। तो ये गाने वाले या जो मंत्रों का उच्चारण, ऋचाओं का उच्चारण करने वाले, तो गाइस इनका नाम पता होना चाहिए, इनको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें है उद्रात्र, ठीक है। तो जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब इसमें बहुत सारे जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद जैसे ही हैं, ऋग्वेद वाले ही। तो इसमें जो है 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए, मतलब इसमें मैक्सिमम जो है ऋग्वेद से लिए हुए हैं। अच्छा, इसे भारतीय संगीत का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, यजुर्वेद और सामवेद दोनों पढ़ लिए हम लोगों ने, यजुर्वेद भी पढ़ लिया हमने, सामवेद तो में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं। देखिए अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल 731 मंत्र, लगभग इतने पद हैं, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, यानी कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में जो मंत्र है उससे भी बहुत पहले के। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, लो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अच्छा, ऐतिहासिक दृष्टि से जो अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वास
का विवरण मिलता है। यानी कि अगर आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो अंधविश्वास को याद रखें, ठीक है। तो सामान्य मनुष्य जो सोचते हैं या अंधविश्वास करते हैं उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो मानव जीवन के सभी पक्ष यानी कि गृह निर्माण, ठीक है, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज हो गया, आपका रोग निवारण हो गया, समन्वय हो गया, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप शाप वशीकरण, प्रायश्चित, ठीक है, मातृभूमि, महात्म्य आदि, इन सब का विवरण मिलता है। तो ये अथर्ववेद में आप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आप शाप की बात करें, आप वशीकरण की, ये इस चीज़ को कनेक्ट करके चलेगा। तो कुछ मंत्रों में क्या, जादू टोना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, शाप वशीकरण, जादू टोना, ये सारी चीज़ अथर्ववेद में याद रख के चलेगा, ठीक है। तो अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुछ देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इसमें जो है सभा समिति, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सभा समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं होती हैं जो वैदिक अध्ययन और क्या है व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें बताती जाऊंगी, जैसे कि इसने यही बोला कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बोला गया, ठीक, इंपॉर्टेंट बात। इसमें लिखा है शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, ठीक है। फिर लिखा है यजुर्वेद को जो है शुक्ल हाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो यजुर्वेद है उसको शुक्ल यजुर्वेद और क्या है आपका कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। तो हमने जो सेकंड वाला पढ़ा था वो था यजुर्वेद, 2 शाखाएं शुक्ल और कृष्ण, राइट। फिर लिखा है, तो गाइस यहाँ पे ना आगे कुछ शाखाएं लिखी हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा यहाँ लिखा है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखिए हमने वेद की बात करी, वेद के बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद पढ़ेंगे 3rd नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संहिता के पश्चात, संहिता यानी कि वेद, चारों वेद को क्या बोला, संहिता ही तो बोला था। तो वेद यानी कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान आता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है या संस्कृति उसके विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि वेदों के बाद वाली उत्तर वैदिक काल यानी कि वेदों के बाद वाली जो आपकी समाज है और संस्कृति है उसके बारे में आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ज्ञान। तो इसमें लिखा ब्राह्मण गर्भ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए क्या है, गद्य में लिखा गया है। यानी जो वैदिक साहित्य है संहिताएँ हैं, सॉरी वैदिक संहिताओं की अगर आपको व्याख्या करनी है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ब्राह्मण ग्रंथ की, राइट। और ये किस में लिखा है, गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता के लिए क्या है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब इसने कहा कि ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, यजुर्वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, सामवेद के लिए अलग है और अथर्ववेद के लिए अलग है, ठीक है। अच्छा जैसे कि इसमें लिखा है कि ऋग्वेद के लिए, तो ऋग्वेद के लिए क्या है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक है कौशिकी। तो काइस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ऋग्वेद के लिए आपके पास है ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। यजुर्वेद के लिए है आपका तैत्तिरीय और शतपथ, और सामवेद के लिए आपका पंचविश है, और अथर्ववेद के लिए है गौपद, ठीक है। चलो तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या है, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का क्या होता है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो राजा परीक्षित और राजा बिंबिसार, ठीक है। तो राजा परीक्षित के बाद का और बिंबिसार से पहले का आपको जो ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा, इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। ऐत्रेय में क्या है, राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो शतपथ में जो है गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। इनके जो मतलब गाइस ये आप नॉर्मली आप ना, जैसे आप जब आपने महाभारत देखा होगा, ठीक है, तो महाभारत में आपने इनके ये जो राज्य थे ना इनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे गांधार नरेश, वो कौन थे, गांधारी के जो भाई थे, अरे शकुनी जो थे, ठीक है। तो गाइस ये आपने महाभारत में शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो महाभारत देखिए। पांचाल आपने कौशल सुना होगा, विदेश सुना होगा, ये सारे नाम ना आपने महाभारत में सुन लिए होंगे। अच्छा इसमें लिखा है वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब फर्स्ट नंबर पर ऋग्वेद, देन आपका आता है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। फिर इसमें लिखा है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों को मतलब आरण्यक
ठीक है। इसे ऊपर चलते हैं फिर से हम लोग। तो देखिए, एक तो हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, अब यहाँ देखिए लिखा है आरण्यक, इसकी बात इसने यहाँ पे कही है। तो इसमें लिखा है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड होते हैं उसकी दार्शनिक और क्या है प्रतीकात्मक जो है अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब ये यज्ञ से रिलेटेड था आरण्यक। ठीक है, उपनिषदों की संख्या, अब देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं ऊपर जाके। तो यहाँ पे आरण्यक के बाद तीसरा नाम लिखा है उपनिषद, राइट। हाँ, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें जो है 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो है यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हैं, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई। तो ये याद रखिएगा 103 108। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी संहिता के से जो है प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हो रही है गिरी हुई स्थिति स्त्री की, राइट, जिसमें जुआ और शराब की बात स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। मतलब ये 3 दोष हैं पुरुष के, जुआ, शराब, स्त्री। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या बोला गया है, अर्धांगिनी, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है स्त्री को, राइट। तो इम्पॉर्टेंट हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण। इसमें स्त्री को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यानी कि पॉजिटिव बोला गया है, यानी कि आपका पुरुष की अर्धांगिनी बोला, मतलब पुरुष का आधांग बोला गया, मतलब बराबर बोला गया स्त्री को। ठीक है, जाबल उपनिषद, ठीक है, में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसमें मिलता है। अच्छा, स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन और क्या है प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और ये क्या है शुंग काल के मानक ग्रंथ है, और क्या है नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। ठीक है, तो प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति, राइट। चलो, इसमें लिखा है वेदांग और यहाँ लिखा है सूत्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, तो यहाँ हमने गाइस ब्राह्मण पढ़ लिया, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका वेदांग और सूत्र। ठीक है, वेदों को भली भांति समझना है अगर, तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। अगर आपको वेदों को समझना है तो 6 जो वेदांग हैं वो क्या है, हाँ, वो है आपका शिक्षा, यानी कि शिक्षा का मतलब हो गया शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, दूसरा है कल्प, यानी कि कर्म कांडीय विधि। फिर है निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये है 6 वेदांग, राइट। निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। फिर है व्याकरण, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया है। श्रोत ग्रह धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं, मतलब इसे। ठीक है, अब लिखा है मुख्य सूत्रकार में क्या है गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सूत्र गाइस, सूत्र पे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पुराण। देखिए, पुराण भी आपने सुने हुए। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में, मतलब क्या है भारतीय ऐतिहासिक कथाएं आपको कहाँ मिलेंगी, पुराणों में। अच्छा, इसके रचयिता कौन है, नाम याद रखिएगा लोमहर्ष। ठीक है, इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, लोमहर्ष एवं अथवा इनके जो पुत्र है उग्रश्रवा, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुराणों की संख्या भी याद रखिएगा 18 है। इसमें से केवल जो है 5 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एंड भागवत पुराण में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाएगी, मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण में। ठीक है, अब इसमें लिखा है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम क्या है, प्रमाणिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका मत्स्य पुराण। चलिए यहाँ पे पुराण और संबंधित वंश की बात करते हैं। जैसे विष्णु पुराण हो गई, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। ठीक है, मत्स्य पुराण की बात है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, वायु पुराण जो है आपका गुप्त वंश थे। कैसे ये सारे वंश तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब ये सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अच्छा, स्त्रियों को और क्या है, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये भी जो है पुराणों को सुन सकते थे, लेकिन ठीक है,
मतलब आप वेद नहीं पढ़ सकते लेकिन पुराण सुन सकते। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में किया करते थे। अच्छा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से जो है अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। कौन कौन सी दृष्टि? सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। अच्छा, जिसमें क्या है, राजतंत्र के साथ साथ जो है कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। राजतंत्र और कृषि दोनों से रिलेटेड कहाँ मिल जाएगा आपको? अग्नि पुराण में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है गाइस। अब और भी साहित्य है जिससे हमें क्या है, प्राचीन भारत की जो है आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बौद्ध जैन या अन्य संहिता, इससे भी आपको प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध का जो पहले जन्म हुआ होगा, पूर्व जन्म की, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कहानी वर्णित है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, मतलब इसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट क्या, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको क्या कथा वस्तु से मिल जाएगा। और लेकिन ये ग्रंथ है आपका हीनयान। देखिए ये जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म वो बाद में 2 पार्ट में बट गया, एक हीनयान एक महायान, तो उसमें से हीनयान की ये बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैन साहित्य को जो हम क्या बोलते हैं, आगम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का जो इतिहास है कहाँ से मिल रहा है आपको? कल्पसूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन, कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन धर्म में आप याद इन्हें क्या बोलते हैं? जैन साहित्य को आगम बोलते हैं और कल्पसूत्र याद रखिएगा जैन धर्म में। ठीक है, इसमें लिखा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है 15 अधिकरणों और 180 जो है प्रकरणों में विभाजित था, मत याद रखिएगा। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री हैं, इसके जरूरत नहीं है याद रखने की। अच्छा, इसमें लिखा है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने की का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया? कल्हड़ के द्वारा किया गया। अच्छा, कल्हड़ ने क्या लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है। तो गाइस याद रखिएगा, कल्हड़ की राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस ग्रंथ के 8 सर्ग हैं, मत याद रखिएगा, जिन्हें जो है तरंगों की संज्ञा दी गई। तो इसमें जो है प्रारंभ से लेकर जो है 12वीं सदी तक के कश्मीर, तो ये याद रखिएगा कि जो कल्हड़ है उनकी जो राज तरंगिनी है उसमें जो है प्रारंभ से जो है 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे तो गाइस यहाँ अरबों की है। तो अरबों की जो है सिद्ध विजय, उसका वृत्तांत यानी उसके बारे में आपको कहाँ? चचनामा में मिलता है वृत्तांत। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अली अहमद, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा है अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? पाणि, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणि। इसमें जो है मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था है उसकी जानकारी आपको मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है अष्टाध्यायी में पहली बार क्या है? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कात्यायन की जो है गार्गी संहिता, एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, फिर भी इसमें क्या है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर यवन आक्रमण है उसका उल्लेख आपको कहाँ मिल जाएगी? कात्यायन की गार्गी संहिता पे। अच्छा, पतंजलि एक बंदा है पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग के क्या थे? ये पुरोहित थे। ठीक है, अच्छा इनके क्या है? महाभाष्य से सुंगों के इतिहास का पता चलता है। यानी पतंजलि की बुक है आपकी महाभाष्य, और ये क्या है? पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित है, और इन सुंगों के इतिहास के बारे में आपको यहीं से मिल जाएगा, पता चल जाएगा, महाभाष्य थे। अच्छा, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो है प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है यूनानी रोमन लेखक। एक तो था यहाँ पे लिखा है टेसियस, यहाँ पे लिखा है हेरोडोटस, और फिर है आपका बहुत सारे हैं, चलो एक एक करके कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे हम बात करेंगे टेसियस, ये जो है ईरान का क्या था? राजवैद्य था। ठीक है, राजवैद्य मतलब कह सकते हैं राजवैद्य यानी कि चिकित्सक, डॉक्टर था। ठीक है, तो भारत के संबंध में इसका विवरण क्या है? आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया भाई। ये टेसियस का याद रखिएगा, ईरान का राजवैद्य। अच्छा, अब यहाँ पे हेरोडोटस, तो इसे जो है इतिहास का पिता कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसने अपनी पुस्तक क्या है आपका? हिस्टोरिका, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हेरोडोटस हिस्टोरिका, इतिहास का पिता, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के
भारत फारस यानी कि आपका ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है। फारस मतलब ईरान, ठीक है। तो परंतु इसका जो विवरण भी क्या है, अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, मतलब कुछ भी लिखा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हेरोडोटस की बुक है वो क्या है, हिस्टोरिका है, और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत फारस यानी कि ईरान के संबंधों के बारे में मिलेगा। अच्छा, तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? देखिए, जब सिकंदर आता है ना भारत में, तो उसके साथ बहुत सारे 2-3 लोग आते हैं। तो 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, नहीं याद हो फिर भी याद रखिएगा। एक हो गया नियार्कस हो गया, फिर अनेस्क्रिटस हो गया, आपका अरिस्टोबुलस हो गया। तो ये 3 नाम जब 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो विवरण है अधिक क्या है, प्रमाणिक है, आपके विश्वसनीय है। ये सिकंदर के संग आते हैं भारत। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिकंदर के संग कौन भारत आया, कौन नहीं आया, ठीक है। मेगास्थनीज की बात करें तो ये क्या है, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, यानी कि आपका एम्बेसडर था, ठीक है। जो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है मेगास्थनीज का जो है राजदूत था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर आया था गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पुस्तक इंडिका, ठीक है, में क्या मिलेगा आपको, मौर्ययुगीन समाज और उसकी संस्कृति, मतलब मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय में मिलेगा आपको। फिर इसमें लिखा है डायमेकस, इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, सीरियन नरेश, यानी कि एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। सीरिया कहाँ है आप जानते हैं, मैप में देखिएगा, ठीक है। जो क्या है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका जो विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। तो गाइस हमने देख लिया मेगास्थनीज का क्या था, सेल्यूकस निकेटस, और फिर यहाँ डायमिकस जो आपका सीरिया के नरेश यानी कि एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। तो गाइस ये आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, ये आ रहा है आपका दूसरा वाला बिंदुसार के राज दरबार में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है डायोनीसियस, ठीक है। तो ये मिस्र नरेश यानी कि टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो गाइस ये सब याद रखिएगा, पूछा गया कि भैया अशोक के दरबार में कौन सा बंदा आया था, ठीक है। तो अशोक के दरबार में कौन है, डायोनीसियस, ठीक है। तो ये आया था। अब यहाँ टॉलमी की बात करते हैं, तो ये क्या है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी इसने। फिर प्लिनी की अगर हम बात करें तो प्लिनी, इसने ये जो है आपका नेचुरल हिस्ट्री नामक इसने पुस्तक लिखी, और भारतीय पशु पेड़ पौधे खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसने विवरण दिया। अब यहाँ पे बात करें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी क्या है, लाल सागर है, ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो की पुस्तक है, उसका जो लेखक है उसकी जानकारी ही नहीं है, ठीक है। और इसने जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की। तो इसने इस समय क्या, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और कौन कौन सी व्यापारिक वस्तु थी जिसका आयात निर्यात कर रहे थे। अच्छा, चीनी लेखक की बात कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी लेखक कौन कौन से, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 थे। देखिए, एक तो आपका था फायान, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगी जब आप इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीनी यात्री क्या है, गुप्त नरेश है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। मतलब चीन से जब भारत आया तो उस वक्त कौन शासन कर रहा था, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो उसने अपने विवरण में क्या है, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। मध्य प्रदेश में क्या समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी। अच्छा, उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। 14 वर्षों तक भारत में रहा ये बंदा फायान, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका संयुगन, ठीक है। तो ये आया था 518 ईस्वी में भारत। इसने जो है 3 वर्ष तक यात्रा की और बौद्ध धर्म की क्या है, प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हिंसांग, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे तब आया था। तो हिंसंग जो है 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है, मतलब चीन से भारत आता है, और लगभग जो है 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा, ठीक है। अच्छा, भारत में जो है 15 वर्षों तक ठहर कर उसने 645 ईस्वी में चीन लौटा है, ठीक है। मतलब कहानी ये है कि 15 वर्ष तक रहा है और आया कब है, 629 ईस्वी में आया, ठीक है। तो वह बिहार में नालंदा जिले में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे उसने अध्ययन किया। भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। मतलब बौद्ध ग्रंथ में उसकी मतलब आस्था थी, तो उसके बारे में पढ़ने आया था, ठीक है। तो फिर चला गया, 15 साल रहा, उसके बाद गया। अच्छा, इसका भ्रमण वृत्तांत, उसकी जो बुक थी, वो जो उसने यात्रा करी है उसके बारे में किस में लिखा है, शी यू की, ठीक है, उसमें लिखा है। 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसने जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया, तो हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में उसने लिखा है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है सिंध का राजा कौन, शूद्र था। सिंध का राजा क्या था, शुद्ध। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ क्या है, सूर्य
शिव की प्रतिमाओं की भी पूजा करी। बुद्ध के लिए तो वह आए थे, उसके अलावा सूर्य और शिव की भी प्रतिमाओं की पूजा करी। अच्छा, नोट में कुछ लिखा है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि जब ह्वेनसांग आया था तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। ठीक है, ये विश्वविद्यालय जो है आपका बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ पे है ये गाइस? बिहार में। अच्छा, अब है इत्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। ठीक है, अच्छा ये शताब्दी कब तक की चलती है? जैसे 7वीं लिखा है तो गाइस जैसे अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, 21वीं चलिए गाइस, जो चलेगी आपकी 1900 से लेकर 2000। ये गाइस थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई, एक मिनट दोस्तों। तो गाइस ये सॉरी मैं तो कंफ्यूज हो गई, 22वीं शताब्दी चल रही है जो कि आपकी चलेगी 2000 से लेकर 2100 तक। ठीक है, तो वैसे ही इसने कहा 7वीं शताब्दी, यानी कि 600 से 700 का टाइम पीरियड। तो इस टाइम ये भारत आता है इससे। ठीक है, तो उसने अपने विवरण में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अनेक समय के लिए अपने समय के भारत का विवरण दिया है। यानी इन दोनों यूनिवर्सिटी के साथ बाकी जो उस समय भारत में चल रहा था उसका भी विवरण दिया है। थे अरबी लेखक भी आए हैं। तो गैस यहाँ पे है अलबरूनी। ठीक है, तो ये जो है महमूद गजनबी। तो गैस इससे ज़्यादा आसान जब हम लोग पढ़ेंगे ना इनका टाइम पीरियड, जैसे महमूद गजनबी के बारे में पढ़ें तो ये जो बंदा आया है तब पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पढ़िए वहाँ पे रिवीजन होगा। ठीक है, तो अलबरूनी की अगर बात करें तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी जो है आपका ख्वारिज्म का या हम कह सकते हैं कि आधुनिक कौन कहाँ है ये, तुर्कमेनिस्तान यानी मिडिल एशिया में आपको मिल जाएगा, का रहने वाला था। कौन? अलबरूनी। ठीक है, तो अरबी में लिखी गई उसकी जो कृत है यानी कि किताबुल हिंद, या फिर आप कह सकते हैं तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज की इतिहासकारों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यानी इसने कौन सी बुक लिखी है? किताबुल हिंद, या आप कह सकते हैं तहकीक हिंद या भारत की खोज। ठीक है, ये क्या है, ये विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 जो चैप्टर है उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है इस पर। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा। अब इब्न बतूता, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई जो यात्रा वृत्तांत है उसको बोलते हैं रहला। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके विषय में आपको जानकारी यहीं से मिल जाएगी। 1333 में क्या है, दिल्ली पहुंचने पर इसकी जो विद्वता से प्रभावित होकर जो आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या, काजी या न्यायाधीश कह सकते हैं, नियुक्त कर दिया। यानी कि इब्न बतूता बुक रहला, ठीक है, भारत के बारे में लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। अच्छा, तो 1333 मतलब 1333 में दिल्ली पहुंचता है और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या करा, दिल्ली का इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। चलिए, अन्य लेखक भी तारानाथ, ठीक है, मार्को पोलो। ठीक है, तारानाथ आप खुद देख लेना, मार्को पोलो। गैस देखिए जो फालतू का है उसे क्यों पढ़े हम। ठीक है, मार्को पोलो की बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी के अंत में क्या है, पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी जो हम खुदाई बुदाई करते हैं और कुछ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। तो यानी कि फादर ऑफ इंडियन क्या है, आर्कोलॉजी, कौन थे? तो ये थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1400 ईस्वी में अभिलेख, मतलब बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता यानी कि मिश्र, वरुण, इंद्र और नाथ, सत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो गैस ये तो कुछ नई बात हो गई। तो एक बुक है जिसका नाम है बोगास कोई यानी कि एशिया माइनर, उसमें क्या है, वैदिक देवताओं के बारे में लिखा है। कौन कौन से वैदिक? 4 देवता, यानी कि एक है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक है, तो इनके नाम मिलते हैं। ठीक है, मध्य भारत में जो है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगर यानी कि विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो गरुण स्तंभ लेख से आपको भागवत धर्म के बारे में मिलता है और ये लेख कहाँ पे है? विदिशा में। ठीक है, और
क्या हेलियोडोरस के द्वारा ये वो किया गया है, ठीक है, मतलब इसने बनवाया था, ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है, ठीक है। अब लिखा है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख क्या है, सोहगौरा अभिलेख है, ठीक है। और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन है, सोहगौरा अभिलेख। तो इसमें आपको दुर्भिक्ष की जानकारी मिल रही है, संकट काल में जो आप अनाज जो है सेव करके रखते हैं, खाद्यान्न सुरक्षित रखने का जो है उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हुण आक्रमण है उसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है आपको, भीतरी स्तंभ लेख से मिल रही है, ठीक है। अच्छा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख, शासक कौन था, भानुगुप्त, यहाँ से प्राप्त हो रहा है। फिर सातवाहन राजाओं का पूरे इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर हमें मिलता है, सातवाहन जो राजा थे उनके बारे में, ठीक है। जो आपके ये सब पढ़े थे आपने, सतकर्णी प्रथम, गोमतीपुत्र सतकर्णी, ये सब इनके नाम आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपका अभिलेखों से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी जो है आपका मंदसौर अभिलेख में मिलती है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्ता आवास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है, बुर्ज होम से, ठीक है। तो इसमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ जो है मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कैसे ये चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ अजीब सा लग सकता है क्योंकि ये सब हौच पौच जितनी भी इतिहास है वो सारा एक जगह पे लाके रख दिया, इतिहास के जो स्रोत है ना, तो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे तो इतनी टेंशन मत लीजिएगा। आज लिखा है प्राचीनतम सिक्कों को जो है क्या बोलते हैं, आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को जो है क्या है साहित्य में क्या बोला जा रहा है, काशार्पण, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अरेकमेडू यानी कि पुडुचेरी के निकट क्या है, रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है, एक नोट लिखा है, इसमें लिखा है सबसे पहले भारत के अगर संबंधी यानी कि रिलेशन की बात करें तो बर्मा यानी कि आज हम कह सकते हैं इसे म्यांमार, ठीक है। मलाया यानी कि स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कि कम्बोज, ठीक है, या जावा यानी कि यवद्वीप से स्थापित हुए सबसे पहले जो संबंध है, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और अभिलेख है और शासक लिखे हैं, जैसे हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात करें तो इसकी कोई तिथि नहीं पता हमें, ठीक है। तो कलिंग राज खारवेल के टाइम का है, ठीक है। खारवेल का क्या है आपका, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। रुद्र दामन का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, गिरनार में, ठीक है। फिर इसमें लिखा है गौतमी बल श्री का नासिक अभिलेख है, ठीक है। समुद्रगुप्त से प्रयाग स्तंभ लेख की बात और फिर है पुलकेशिन दुत्य का है आपका ऐहोल अभिलेख। तो कैसे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है मालवा नरेश यानी कि यशोवर्मन का है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। उसके बाद है प्रतिहार नरेश भोज का आपका है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त की अगर बात करें, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। फिर यहाँ पे है बंगाल शासक यानी कि वजह से इनका है आपका देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा है, अभिलेखों का अध्ययन जो है आपका इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इपिग्राफी, यानी कि ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी। अच्छा गाइस, यहाँ लिखा है कि उत्तर भारत के जो मंदिर है उसकी जो कला शैली थी वो थी नागर। दो टाइप की शैली है, ठीक है। उत्तर भारत में अलग चलती थी, दक्षिण भारत में अलग चलती थी। तो जो उत्तर भारत में थी वो थी नागर शैली और जो दक्षिण भारत की अगर बात करें वहाँ जो मंदिरों की कला शैली थी वो थी द्राविड़ शैली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दक्षिणाप्रत के मंदिरों के निर्माण में नागर और क्या है आपका द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है। कहाँ पे गाइस, दक्षिणाप्रत में, ठीक है। नागर और द्रविड़ और नागर दोनों शैली का प्रभाव मिलता है और ये क्या है, बेसर शैली कहलाती है। मतलब गाइस ये हो गई आपकी नागर शैली, ये द्रविड़ शैली हो गई, दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका होता है बेसर शैली, ठीक है। अब देखिए पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली है, मतलब पंचायत का मतलब एक बीच में एक मंदिर है और चार छोटे, मतलब बीच में एक बड़ा सा मंदिर, राइट। तो बीच में एक बड़ा सा मंदिर है और उसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर है, टोटल हो गए 5, ठीक है। अब इसमें लिखा है पंचायत शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4
सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मतलब बीच वाला जो मुख्य मंदिर है वो 4 मंदिरों से घिरा होता है। अच्छा, पंचायत मंदिर के उदाहरण की अगर बात करें कौन कौन से हैं भारत में, तो ये एक हो गया आपका कंदरिया महादेव मंदिर, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, खजुराहो में। ठीक है, तो ये आप नेट पे भी देख सकते हो, फोटो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मेश्वर मंदिर, जो कि आपको मिलेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर है लक्ष्मण मंदिर, जो आपको खजुराहो में मिलेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में मिल जाएगा। दशावतार मंदिर मिल जाएगा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है गोंडेश्वर मंदिर, जो है आपका महाराष्ट्र में मिल जाएगा। तो गाइस अभी जो हमने ना एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, यानी स्रोत की बात कर ली। अब जो है नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी कोई लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आपको सच में ठीक ठाक लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, और सच में ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जिसको भी लूसेंट पढ़नी है। मुझे लगता है लूसेंट इंपॉर्टेंट बुक है, और जहाँ मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट है तो कैसे उस पर ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट। और जहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, समझ लीजिए वो इतने काम की नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रागैतिहासिक काल से। तो आप ये भी बताइएगा कि जो स्पीड है मेरी वो ठीक है, या मुझे और कुछ इंक्रीज़ करनी चाहिए, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ये सब जानकारी मुझे ज़रूर दीजिएगा।